नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों से। तो आपको बताते चले कि इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पे हम चर्चा करेंगे। पहली खबर, ममता बनर्जी के बहू को एयरपोर्ट पर रोका गया है। वहीं दूसरी खबर पे चर्चा करेंगे जो मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की है। वहीं तीसरी खबर में चर्चा करेंगे ओडिशा में एक बार फिर से ट्रेन हादसा हुआ है। वहीं हम चौथी खबर पर चर्चा करेंगे कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। तो इन 4 खबरों पे आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त की ये 4 बड़ी खबरों पे बताते चले कि पहली खबर की जो ममता बनर्जी की बहू को एयरपोर्ट पे रोका गया है। तो वहीं दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे जो मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की है। वहीं तीसरी खबर, ओडिशा में फिर से ट्रेन हादसा हुआ है। वहीं हम चौथी खबर पर चर्चा करेंगे कि एकनाथ शिंदे और शिवसेना एक साथ लड़ेंगी। तो ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुचिका बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर रोका गया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिका बनर्जी को दुबई जाना था। सुबह 7 बजे उनकी फ्लाइट थी। इस फ्लाइट में सवार होने के लिए वह सुबह करीब 6:30 बजे दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन उन्हें विमान से सवार नहीं होने दिया गया। इमिग्रेशन की टीम ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। वहीं रुचिका के पति अभिषेक बनर्जी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना करार दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिजार बनर्जी काफी देर तक एयरपोर्ट पर ही रही और उन्होंने अपने वकीलों से कानूनी सलाह ली और हालांकि कई घंटे तक वहां रहने के बाद वो अपने घर लौट गई। अभिषेक बनर्जी और रुजिजार बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है और इसी सिलसिले में ईडी ने रुजिजरा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर रखा है। यही वजह है कि उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया है। तो अभिषेक बनर्जी की पत्नी को एयरपोर्ट पे ही रोका गया है। दरअसल आपको बताते चले कि उनको पूछताछ के लिए रोका गया है। दरअसल सुबह 7 बजे उनकी फ्लाइट थी और इस फ्लाइट में सवार होने के लिए वह सुबह करीब 10:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन उन्हें विमान में सवार नहीं होने दिया गया। वहीं इमिग्रेशन की टीम ने उन्हें एयरपोर्ट पे ही रोक दिया है। वहीं रुजिरा के पति अभिषेक बनर्जी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी काफी देर तक एयरपोर्ट पर ही रही और उन्हें अपने वकीलों से कानूनी सलाह लेनी पड़ी। हालांकि कई घंटे तक वहां रहने के बाद वो अपने घर लौट गई। वहीं अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के खिलाफ ईडी की जांच भी चल रही है। इसी सिलसिले में ईडी ने रुजिजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है और यही वजह है कि उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। आपको बताते चले कि जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी है और इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। राज्य में 3 मई से और कुकी समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो रही है। ताजा घटना को किस समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं राज्य में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी और अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 310 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं 37,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। हिंसा के चलते 11 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक रविवार शाम को कुछ लोग सेरो गांव में आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विधायक और उनका परिवार बाल बाल बच गया। हिंसक भीड़ में कई घरों को आग के हवाले भी कर दिया है। वहीं एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने के बाद घरों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया, उन्हें राहत शिविर में पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड ने बाद में आग पर काबू पाया। वहीं भीड़ ने जिले के ग्रामीण इलाकों में तैनात बीएसएफ के एक दल पर भी गोलीबारी की है। पोस्ट पर मोटर से हमला किया गया और अभी तक कोई जवान हताहत नहीं हुआ है। पुलिस को संदेह है कि बीएसएफ पोस्ट पर हमले के लिए संदिग्ध लोगों ने चुराए गए हथियारों का इस्तेमाल किया। इस बीच सुरक्षा बलों और हिंसक भीड़ के बीच गोलीबारी की भी सूचना मिली है।
तो बताते चले कि मणिपुर में फिर से एक बार हिंसा बढ़ गई है और वहीं पे आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के घर को जला दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि 3 मई से ये हिंसा शुरू हुई थी, जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें बताते चले कि 100 घरों में आग लगा दी गई है और इसमें एक कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। वहीं राज्य में 3 मई से और कुकी समुदाय के लोगों के बीच ये झड़प हो रही है और ताजा घटना को किस समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया है, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं राज्य में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी और अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 लोग घायल हो चुके हैं और वहीं 37,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। हिंसा के चलते 11 से ज्यादा जिले प्रभावित भी हुए हैं। वहीं अधिकारियों के मुताबिक रविवार शाम के कुछ लोग सेरो गांव में आए हुए थे और उन्होंने विधायक रंजीत के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दिया और विधायक और उनका परिवार बाल बाल बचा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी नेता देवराज आहूजा जी जुड़ चुके हैं। देवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज पर। धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद। देवराज जी, मेरा पहला सवाल यही है कि 3 मई से ये जो हिंसा है ये शुरू हुई है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या वजह सामने आ रही है? ज्योति जी देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि 3 मई पिछले महीने से ये जो वहाँ पर मणिपुर में तोड़फोड़ की घटनाएं जो लगातार हुई और हमारे कई अधिकारियों की भी इसमें जो भी अपना कमी रही है, आपने देखा होगा पीछे पिछले से हमारे माननीय गृह मंत्री से जो 3 दिन वहाँ पे रुके हैं, जो दोनों समुदाय के लोगों से अपील भी की थी और कुछ हथियार भी अपना वापस आए थे, लोगों ने सरेंडर भी किया जी। इस बात को मानो और जो कुछ हद तक जो अपने कर्फ्यू में भी जो था वो ढील दी गई थी और हालात जो सामान्य होने लगे थे। लेकिन जो अब की घटना है, जो आप एमएलए की बात बता रही हैं, उनके घर में घटना हुई है, दुखद है। लेकिन इसके पीछे जो भी अपना अधिकारी या जो भी इसके पीछे अपने शामिल है, तो देखिए कॉन्सिक्वेंसी तो चली रही है, इसमें कोई शक नहीं है। षड्यंत्रकारी लोग अपना काम करने में लगे हुए, लेकिन फिर भी मैं इस बात से जो है सरकार की जो अपनी जिम्मेवारी मुझसे नहीं हट सकता। और इसमें हम देखिए जो हमारे अधिकारी इसमें शामिल है, इसलिए 3 अपना न्यायिक लोगों का इसमें हमने एक जो कमेटी गठित की है, तो जिसमें गुजरात के पूर्व चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल है, लांबा साहब, उनके साथ साथ एक IAS और एक IPS अधिकारी भी है, हिमांशु शेखर और आलोक जी। तो इसमें जो 3 लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अब इसके तह तक जाएंगे, ये क्यों घटनाएं हो रही है, अब तक रुकने का नाम नहीं है। तो ये बहुत हमारे लिए जो चिंता की बात है और इसमें हम बड़ी बारीकी और बड़ी जो गंभीरता से देख रहे हैं, जो माननीय गृह मंत्री हो या जो माननीय प्रधानमंत्री हो, पूरी बारीकी से मुख्यमंत्री जो अपना कॉन्फिडेंस में लेकर अधिकारी जो हमारे वहाँ पर हैं उनसे पूरी जो लगातार चर्चा भी हो रही है और इस बात पर हम पूरे गंभीर होकर इस मामले को यथास्थिति बनाए रखने के लिए हम तत्पर हैं। जी देवराज जी, अगर वही देखा जाए कि अमित शाह उन्होंने वहां पर दौरा भी किया और वो काफी दिन वहां पर रुक कर आए, फिर भी ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे मैंने कहा कि 3 लोग खुद वहाँ पे रुक के आए हैं और सारे वहाँ पे अधिकारियों से भी बात हुई, इवन जो वहाँ पे अपना ये जो हालात अपना बने थे उनसे भी हमने अपना निवेदन किया था, तो अपने अपने जो सरेंडर भी किया उन लोगों ने वहाँ पर जो वहाँ पे दंगा कर रहे लोग थे और हथियार भी वापिस आए थे। तो 3-4 दिन बड़ा अच्छा माहौल रहा, कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन अभी क्यों हालात फिर दोबारा बने। तो जैसे मैंने कहा, तो देखिए एक चीज तो आप माने ज्योति जी, चाहे वो रेलवे की घटना हो या राहुल गांधी या विदेश में जाके जो है भारत के खिलाफ बोलना हो या और इस तरह घटनाएं, तो कहीं ना कहीं जो सैबोटेजन और ये अपना बू आ रही है इसमें, मैं इसमें कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन इसमें जांच जारी है। लेकिन जो भी इसमें अपना शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी लेवल पे हो। तो ये सब बहुत अपना दुखद विषय चल रहे हैं, क्योंकि देश में आप देखिए पिछले 9 वर्षों से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ना कोई दंगे हुए इस तरह के, ना कोई अपना बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ना कोई आतंकवादी घटनाएं हुई और देश जो है बिल्कुल स्थिर हो रहा, शांत रहा और अच्छे से रहा। और हमारी इकोनॉमी तक देखिए, यही कारण है कि आज हमारी इकोनॉमी भी जो अपने पूरे विश्व में अपना नाम किए हुए है। लेकिन जो कुछ जो रीजन जो है उनके पीछे इसलिए हमने जो कमेटी भी बनाई है, चाहे वो रेलवे में अपना जो CBI को चुनने की बात हो या तो मणिपुर के मामले में हमने गठित किए कमेटी, उसकी बात हो, तो रिपोर्ट आएगी और हम इसको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और निर्देश जो है बड़े सख्त दे दिए गए हैं कि इस तरह की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति ना हो। ये हमने वहाँ पे जो निर्देश दे दिए गए हैं गृह मंत्री ने भी और हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियों ने।
जी देवराज जी, अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो तो विदेश में भी जाके और कहीं ना कहीं जो ओडिशा में ये जो रेल हादसा हुआ है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि इतना ये शर्मनाक ये हादसा है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये बताइए ज्योति जी, क्या आज तक हमारे आजाद भारत का प्रधानमंत्री किसी भी रेल दुर्घटना में न गए? आदरणीय मोदी जी की संवेदना आप देखो। जो लोग हमारे समय तक मारे गए हैं, जिनके लिए हमारे मन में पूरा दर्द है, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ गए, रेलवे मिनिस्टर आज तक वहाँ पर हैं, हमारे कई केंद्रीय मंत्री वहाँ हैं, सारी एजेंसीज हमने लगा दी है। लेकिन जिस तरह की राजनीति की बातें करते हैं ना, तो शर्म आनी चाहिए। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो जो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव ऐसी बातें कर रहे हैं जिनके जो समय सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। ममता बनर्जी बोल रही है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, जिनके यहाँ पे पुल गिर गया 1700 करोड़ रुपए का, जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, दूसरा पुल गिर रहा है। तो अपने गिरेमा में झांक के देखें, हमारे पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो तो आप बताएं। ये लोग वो बोल रहे हैं जिनके ऊपर अपना कानूनी कार्रवाई चल रही है, बेल पे बैठे हैं, कोई जेल में, कोई बेल पे बैठे हैं, और विदेश में जाके लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, भारत की जो ये करते हैं। तो इनसे भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भारत की जनता 140 करोड़ जनता हो या पूरा विश्व आदरणीय मोदी जी को बड़े रिस्पेक्ट की नजर से देखता है, और ये अपना कामना करता है कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश बिल्कुल जो है स्वस्थ हाथों में है, अच्छे हाथों में है, और बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जो देश को आगे बढ़ाए हो। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, चाहे वो रेलवे की हुई हो या मणिपुर के दंगे की बात हो, हमारे दुखद है। हम अपनी जिम्मेवारी का पूरा निर्वहन भी करेंगे, इस तय तक जाएंगे कि इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें लगी हुई है। आप कितने मुद्दे देख लें ज्योति जी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, आदरणीय मोदी जी के ऊपर कोई भी इस तरह का जो दाग है तो मुझे आप बताइए। 9 वर्षों के अंदर केवल अचीवमेंट है, ये एक दो घटनाएं जो अब हो रही है वो सबके सामने आएंगी और इसका पर्दाफाश होगा, बहुत शीघ्र होगा। जी। लेकिन जो विपक्ष हो गया या चाहे कांग्रेस अगर सवाल उठाती है, मणिपुर का ही अगर हम ले ले तो देखिए इसमें एक विधायक के घर को भी जला दिया गया है, तो सवाल तो उठता ही है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने कहा ना कि हम अपनी जिम्मेवारी के पीछे नहीं हटेंगे। इसमें जो भी इसमें शामिल होगा, जिसने भी ये इस तरह की दंगा करने की बात की है, हम उसके तह तक जाके तो सख्त से सख्त अपना सजा देंगे। इसमें हम कांग्रेस बीजेपी की बातें नहीं करते। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ पर हमारा दायित्व बनता है। केंद्रीय मंत्री आप देख लो, जो 3 दिन खुद वहाँ पे स्वयं रह के आए हों, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहाँ पे जो देख रहा है घटनाओं को, हमारी सुरक्षा इनके लगी हुई है, हम अपील भी कर रहे हैं और अपना प्रशासन अपना काम भी कर रहा है। उसके बावजूद अगर घटनाएं हो रही है तो दुखद है। इसमें कांग्रेस का हो या इसमें बीजेपी का हो, किसी का भी अपने घर को जलाना ये बड़े दुखद की बात है और ये नहीं होना चाहिए। हम इसमें जो बारीकी से नजर रखे हुए हैं, जिसने भी कृत्य किया उसके खिलाफ जो सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देश को अस्थिर करने की जो ताकतें, चाहे विदेश में जाकर राहुल गांधी का बोलना हो या देश में केजरीवाल देख ले, ममता बनर्जी भी इस्तीफे की बात कर रहे हो। अरे आपके समय में तो 80 घटनाएं हुई है रेलवे की, किसने वहाँ पे दिया है? और हम तो एक ही अपने घटना को भी इतना जो सीरियस ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, और हमने आज तो कोई राष्ट्रीय शासन में लगाया। आप देखिए इन सरकारों ने अभी बात करते हैं लोकतंत्र की, तो ये सारी जनता जो देखकर मैं आपके चैनल के माध्यम से ज्योति जी आपसे निवेदन करूंगा कि जनता को सच आईना दिखाएं, सच बताएं कि पहले के समय में और आज के समय के जो कंपैरिजन जरूर किया जाए। लोगों को ये समझ जो होना चाहिए, हालांकि जनता सब जानते हैं कि बात में कोई नहीं आ रहा, लेकिन ये जो कई लोग जो है फैलाते फुसलाते हैं, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, ये केवल जो है भड़काने की अपना काम कर सकते हैं। बाकी देश के विकास की बात या देश की कोई अच्छाई होती है, प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको पच नहीं रहा। इसलिए ये घटनाएं जो हो रही है हम इसका पर्दाफाश करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता तक ये बात पहुंचाएंगे। जी देवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार के साथ जुड़ने के लिए और हमारे वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है और काकचिंग जिले के सैरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। राज्य में 3 मई से मतई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो रही है और ताजा घटना तो किस समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। राज्य में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी और अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 310 लोग घायल हो चुके हैं। दरअसल 37,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया और हिंसा के चलते 11 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक रविवार शाम को कुछ लोग सेरी गांव में आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि विधायक और उनका परिवार बाल बाल बच गया और हिंसक भीड़ में कई घरों को आग के हवाले भी कर दिया गया।
शुक्रवार देर रात को हुए ट्रेन हादसे के बाद आज फिर ओडिशा के बारगढ़ जिले के मेंधापाली में ट्रेन पटरी से उतर गई है। जानकारी के मुताबिक मेंधापाली के पास एक निजी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा संचालित मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना को लेकर ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कहा कि बारगढ़ के जिले मेंधाली में के पास एक निजी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा संचालित मालगाड़ी के कुछ डिब्बे फैक्ट्री परिसर के अंदर पटरी से उतर गए और इस मामले में रेलवे की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरी तरह से एक निजी सीमेंट कंपनी की नैरो गेज साइडिंग है। कंपनी द्वारा रोलिंग स्टॉक, इंजन वैगन, ट्रेन ट्रैक सहित सभी बुनियादी ढांचे का रखरखाव यहां पर किया जाता है। तो आपको बताते चले कि ओडिशा में फिर से एक ट्रेन हादसा हुआ है। गनीमत तो ये रही कि ये मालगाड़ी थी, वरना अगर ये पैसेंजर गाड़ी होती तो एक वापस से हमारे सामने एक बहुत बड़ा हादसा आता सामने। आपको बताते चले कि जिले में मेंधापाली में ट्रेन पटरी से उतर गई। वहीं जानकारी के मुताबिक मेंधापाली के पास एक निजी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा संचालित मालगाड़ी से कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। फिलहाल इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना को लेकर ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कहा है कि बारगढ़ जिले के मेंधापाली के पास एक निजी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा संचालित मालगाड़ी के कुछ डिब्बे फैक्ट्री परिसर के अंदर पटरी से उतर गए और इस मामले में रेलवे की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पूरी तरह से एक निजी सीमेंट कंपनी की नैरो गेज साइडिंग है। कंपनी द्वारा रोलिंग स्टॉक, इंजन वैगन, ट्रेन ट्रैक सहित सभी बुनियादी ढांचे का रखरखाव यहां पर किया जाता है। तो वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये जानकारी दी है। बताते चले कि रविवार को सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और सीएम शिंदे ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा भी की थी। शिंदे ने ट्वीट में लिखा कि हमने फैसला किया है कि शिवसेना और बीजेपी आगामी चुनाव, जिनमें लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और शिंदे ने यह भी कहा कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए बना है और यह मजबूत है। भविष्य में भी एक साथ चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतकर महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। साथ ही विकास की दौड़ को भी बरकरार रखना है। अमित शाह से मुलाकात कर शिंदे पर बताया कि कई मुद्दों जैसे कृषि और सहकारिता आदि पर बात हुई है। शिंदे ने कहा कि राज्य में अधूरे पड़े कामों में तेजी लाई जाएगी और जल्द ही उन्हें पूरा भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हमेशा प्रधानमंत्री मोदी से विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर सलाह लेते हैं। सहकारिता के मुद्दे पर भी अमित शाह से बातचीत हुई है। साथ ही साथ बताते चले कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को सत्ता में आए करीब 1 साल होने वाला है। बताते चले कि एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ आने वाले चुनाव को एक साथ लड़ेगी। वहीं आपको बताते चले कि विधानसभा हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव, सब चुनाव जो है मिलकर लड़ेंगे। शिंदे ने यह भी कहा कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए बना है और यह मजबूत है। भविष्य में भी हम साथ चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतकर महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। साथ ही विकास की दौड़ को भी बरकरार रखना है। अमित शाह से मुलाकात पर शिंदे पर बताया कि कई मुद्दों जैसे कृषि और सहकारिता आदि पर बात हुई है। शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य में अधूरे पड़े कामों में तेजी लाएगी और जल्द ही उन्हें पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।